हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में मैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस ब्रीफ में डिस्कस करूंगा जो यूपीएससी एई पेपर 1 में पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है 76 लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच द फॉलोइंग करना है। जिसमें पहला जो लिस्ट में पहला आइटम है इंडेक्स प्लान है, की प्लान है, सर्विस प्लान है, लेआउट प्लान है। ठीक है, तो जो इंडेक्स प्लान होता है ये हमारा क्या होता है, इट इंडिकेट्स द डिटेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर बिल्डिंग। की प्लान में हम क्या दिखाते हैं, प्लम्बिंग सर्विस, वाटर सप्लाई एंड सीवेज डिस्पोजल सिस्टम। सर्विस प्लान में बेसिकली हमारा क्या रहता है, रिलेटिव पोजीशंस रहती है डिफरेंट यूनिट्स की। एंड लेआउट प्लान में हमारा बेसिकली क्या रहता है, जनरल लेआउट रहता है, जिसमें हमारा किसी भी टाउन का रोड्स, मार्केट, हॉस्पिटल्स, पार्क्स कहां पर आ रहे हैं इससे डिसाइड होता है। तो करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें एक 3 इंच आर्च दी हुई है ABC और उसका जो स्पैन है वो हमारा 20 मीटर्स है। तो बेसिकली अगर हम 3 इंच आर्च ले लें और इनके दो हमारे सपोर्ट जो स्प्रिंगिंग्स होंगी, इस पर हमारा ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा और यहाँ पर हिंज है और हमारे दो लोड्स मूव कर रहे हैं 20 किलो न्यूटन एंड 10 किलो न्यूटन। ठीक है, जिसमें 20 किलो न्यूटन जो लोड है वो हमारा लीड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 10 किलो न्यूटन लोड है और दोनों के बीच की दूरी जो है 5 मीटर है। ठीक है, और हमें मैक्सिमम थ्रस्ट निकालना है। तो मैक्सिमम थ्रस्ट हमारा तब होगा जब हमारा जो लीडिंग लोड है दैट इज एट द क्राउन। ठीक है, तो अगर हम असेंबली बना लें 20 किलो न्यूटन और 10 किलो न्यूटन 5 मीटर पे, और ये हमारा जो दूरी है ये 20 मीटर है। ठीक है, तो हमारा जो इन्फ्लुएंस लाइन होता है हमें पता है कि जो ऑर्डिनेट आएगा वो लीनियर की वेरी करता है, एंड दिस इज L/4H। तो ये जो ऑर्डिनेट आएगा ये आपका 1.25 आएगा और जो 1 यूनिट ऑर्डिनेट आएगा वो आप निकाल लोगे प्रोपोर्शनैलिटी से। ठीक है, तो इस पोजीशन के लिए जब इस इन्फ्लुएंस डायग्राम से आप हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालोगे मल्टीप्लिकेशन करके ऑर्डिनेट्स का, तो 10 × 10 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा ऑर्डिनेट आएगा यहाँ पर आएगा 0.625। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल से आप निकाल लेंगे एंड 20 के करस्पॉन्डिंग हमारा आएगा 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 31.25 किलो न्यूटन एज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रॉपर्टी है जिसमें से हमें नेट एनुअल इनकम जो मिल रही है 80,000 मिल रही है, डिडक्टिंग ऑल द आउटगोइंग इन द फॉर्म ऑफ जो मेंटेनेंस चार्जेस आप दे रहे हो, जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस आप पे कर रहे हो उसको हटाकर, और हमें पर एनम जो इंटरेस्ट मिल रहा है 6% मिल रहा है। तो हमारी प्रॉपर्टी की जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो इसमें जो आपका ईयर्स परचेज एक टर्मिनोलॉजी होती है, जो मैंने आपको गुप्ता एंड गुप्ता के वीडियोज में कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का तरीका बताया था। तो उसमें 100/6 जो होगा 6% के हिसाब से 16.67 आ जाएगा, और जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी गिवन बाय जो नेट इनकम हो रही है प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाइड बाय दिस ईयर परचेज वैल्यू। तो 16.67 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट करेक्ट आंसर एज 13,33,600 एज द करेक्ट आंसर। इन्फ्लुएंस लाइन जो होगा रिडंडेंट स्ट्रक्चर्स का मुलर-ब्रेसलू प्रिंसिपल से ऑब्टेन कर सकते हैं। जो हमारा बेस ऑफ पेंट है, ठीक है, वो हमारा व्हाइट लेड बेस पेंट है, बेस है पेंट्स के लिए, और लिंसीड और पॉपी ऑयल ये हमारे क्या है, ये हमारे एक्चुअल में क्या होते हैं, व्हीकल्स होते हैं। ठीक है, व्हीकल्स ऑफ पेंट। तो व्हाइट लेड इज द करेक्ट आंसर। एक सिंगल वे पोर्टल फ्रेम है जिसकी हाइट जो है वो हमारी h दी हुई है, और अंडर द एक्शन ऑफ द स्वे लोड ये डिफ्लेक्ट करता है। तो जो फिक्स्ड एंड पर हमारा मोमेंट जनरेट होता है दैट इज गिवन बाई, ये आपने पढ़ रखा है, जो मोमेंट डेवलप होगा फिक्स एंडेड पे दैट विल बी गिवन बाय 6 EI डेल्टा अपॉन h² इफ h इज द हाइट ऑफ दिस फ्रेम एंड डेल्टा इज द स्वे डिफ्लेक्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्ट ऑफ ब्रिक विच इज हाफ हेडर फेस और हाफ स्ट्रक्चर फेस इज नोन एज किंग क्लोजर। इसका अगर हम देखें तो ये अगर ये कोई हमारा ब्रिक है, तो जब हम ये पोर्शन ट्राइंगुलर पोर्शन निकाल देते हैं, दिस पोर्शन इसमें लेंथ के अलोंग आधा पोर्शन काटा आपने और विड्थ के अलोंग आधा पोर्शन काट के जो ट्राइंगुलर पोर्शन निकाल देते हैं, तो हमारा किंग क्लोजर शेप ब्रिक का बनता है, जिसमें हाफ हेडर फेस कहलाएगा, हाफ स्ट्रक्चर फेस कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें बतानी कौन सी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसमें जो डायगनल्स हैं वो हमारे यूनिटी हो और अदर देन डायगनल मेंबर सारे 0 हों। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। पर्ट एनालिसिस में अगर प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो है हमारा वो निगेटिव है, तो हमारा चांसेस ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन टाइम इज लेस देन 50% होगा, बिकॉज निगेटिव है। ये मैंने को बताया भी था वीडियोस में कि अगर z 0 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट विल बी 50-50%, और अगर हमारा जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है वो हमारा z जो है वो ग्रेटर देन
जीरो है यानी पॉजिटिव है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट विल बी मोर देन 50%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। अब देखते हैं यहाँ पर काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी है फ्रेम की, तो हमें पता है कि दैट इज 3J माइनस RE माइनस नंबर ऑफ एक्सियली रिजिड मेंबर्स। ठीक है, तो 3J माइनस RE करेंगे आप, तो 1 2 3 4 ज्वाइंट हो गए आपके, तो 12 हो गया। एक्सटर्नल रिएक्शन हर ज्वाइंट पे 3 फिक्स्ड ज्वाइंट है, तो 3 रिएक्शंस हो गए, तो 3 3 9 हो गया आपके रिएक्शंस, माइनस नंबर ऑफ एक्सियली रिजिड मेंबर्स। तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली 3 लिख देंगे तो 0 आ जाएगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ये मेंबर जो है ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होने का और एक ज्वाइंट से हो जा रहा है, तो जो भी इस जगह पे डेल्टा एक्स होगा दोनों के लिए वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो m डैश की वैल्यू होगी वो एक हमारी एक्सियल रिजिडिटी की वजह से जो हम माइनस कर रहे हैं एक्सियल पुल, वो हमारा इसका एक हटेगा और एक इस मेंबर का कंप्लीट हटेगा, बिकॉज दोनों तरफ हमारा फिक्स्ड एंड है। तो इन दोनों का जो है वो 3 की बजाय यहाँ पे m जो होगा वो 2 हो जाएगा, बिकॉज इस मेंबर के लिए और इस मेंबर के लिए सेम होगा। तो तभी कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर इस मेंबर पे कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, इस पे भी कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, इस पर भी कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, इस जॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अगर कोई मोमेंट लगाते हैं तो हमारा सिंपल से तीनों मेंबर्स पे एक सिंगल रोटेशन होगा एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीज के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो बिल्डिंग लीज होती है वो होती है जिस पर हमारा कोई भी लीज, जिसको लीज दी गई है वो उस पर बिल्डिंग बना सकता है। ऑक्यूपेशनल लीज में आप जो भी लीज होल्डर है वो कंस्ट्रक्शन पे पैसा नहीं खर्च कर सकता। ठीक है, सब लीज वो होती है, सपोज आपने कोई फ्लैट लीज पर रखा है तो आपने किसी और को उस लीज लिए हुए प्लॉट पर किसी टेनेंट को अलाउ कर दिया, तो वो हमारी सब लीज कहलाएगी। तो 3 का ऑप्शन 4 होगा। तो लीज होल्डर में रेंडर लीज होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, लाइफ लीज तब तक मिलती है जब तक किसी जिस ड्यूरेशन के लिए अंटिल डेथ के लिए मिलती है। तो हमारा 1 का 2, 2 का 1 और 3 का 4 और 4th का 3, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं कि लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चरल सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए हमारे जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनका कंसेप्ट यूज होता है, जो कि हम कंपेटिबिलिटी कंडीशंस में इंश्योर करते हैं। स्टील स्ट्रक्चर्स में जो थिकनेस ऑफ बेस प्लेट है ये आपकी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर डिपेंड करती है। ये सब आपने पढ़ रखा है, पढ़े हुए क्वेश्चंस पूछे गए हैं कुछ यहाँ पर। इन्फ्लुएंस लाइन फॉर सपोर्ट रिएक्शन RC पूछा जा रहा है यहाँ पर, ये दिस इज द RC सपोर्ट रिएक्शन एंड यहाँ पे ये हिंज है, तो वी विल गिव अ यूनिट डिस्प्लेसमेंट बिकॉज हमें रिएक्शन निकालनी है। तो हमारा जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। तो ऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो बाय प्लेसिंग दी लोड एट वेरियस पोजीशन। तो हमारा करेक्ट आंसर जो आएगा वो ऑप्शन सी आएगा। उसके बाद आते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, मैंने टेस्ट सीरीज में भी इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस दिए थे। इसमें सर्विसिबिलिटी जब बात करते हैं लिमिट स्टेट के लिए, स्पेशली स्टील स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें, तो डिफ्लेक्शंस होगा, वाइब्रेशंस होगा, फायर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं रिपेयरेबल डैमेज और क्रैक ड्यू टू फैटिग। तो इसमें एक्चुअली दो चीजें मर्ज कर दी। अगर इसमें सिर्फ लिखा होता रिपेयरेबल डैमेज टू फैटिग, मतलब ऐसा डैमेज जो फैटिग की वजह से हो रहा है और वो ठीक कर सकते हैं, तो वो तो हमारा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी होता है। अब यहां पर लिख दिया और करके कि क्रैक ड्यू टू फैटिग, तो जो क्रैक ड्यू टू फैटिग होता है दैट इज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ठीक है, ये अगर आप लिमिट स्टेट IS 800 देखेंगे तो जो फैटिग की वजह से क्रैकिंग हो रही है, ठीक है, वो हमारी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में काउंट होगी। तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 1, 3 ऑप्शन विल बी करेक्ट एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉरिजॉन्टल बीम दी हुई है और हमें डिटरमाइन करना है कि हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है, और यानी उस जगह पर हमारे उस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट 0 है। तो मान लेते हैं कि इस कहीं लोकेशन पे हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। तो विल टेक दिस mx जो होगा वो 0 होगा इस पॉइंट के अबाउट। तो 16 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 0.5 विल बी 0। यहां से आप x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 0.833 मीटर। बट आप क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे, पूछ रहा है कि a से हमें बताना है, यानी ये दूरी हमें निकालनी है। तो ये 1.5 मीटर से आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.66 मीटर। उसके बाद आते हैं एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है हमारी। ठीक है, दिस इज द प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। इसमें एक एंड हमारा फिक्स्ड होगा, एक हमारा प्रॉप्ड एंड होगा, जिस पर सेंटर पे एक लोड लग रहा है W। तो हमारा जो
कोलैप्स मैकेनिज्म बनेगा, कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे थीटा होगा और यहाँ पर एमपी होगा, ये थीटा होगा और इस जगह पे हमारा एक हिंज बनेगा, प्लास्टिक हिंज। तो इंटरनल और एक्सटर्नल वर्क को इक्वेट करेंगे हम लोग, तो W इंटू एल बाई थ्रू इज द एक्सटर्नल वर्क डन। अगर हमारा ये एल है और इंटरनल वर्क डन क्या होगा, एमपी थीटा। इस जगह पे हमारा एमपी थीटा प्लस थीटा, 2 रोटेशंस आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो कोलैप्स लोड आएगा वो आ जाएगा 6 MP बाई एल। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। उसके बाद आते हैं कि एक एक्सकवेशन किया गया प्लास्टिक क्लेस पर, जिसके लिए हमारा फाइव 0 है, यानी फाइव 0 है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 0 है, और हमारा बोल रहा है कि फेलियर हमारा तब हुआ जब हमारी डेप्थ 8.1 मीटर थी। ठीक है, उस केस में हमें वैल्यू ऑफ कोहेशन बताना है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये फेलियर तब होगा जब हमारा टोटल नेट स्ट्रेस 0 होगा। ठीक है, तो आपने पढ़ रखा है प्लास्टिक क्लेज में हमारा जो डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक है वो 2c अपॉन गामा रूट के होती है। ठीक है, तो ये वो डेप्थ है जिसपे हमारा डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक जोन। ठीक है, और जिस डेप्थ तक हम एक्सकवेशन कर सकते हैं वो डेप्थ इसकी 2 टाइम्स होगी, बिकॉज उसके करस्पॉन्डिंग हमारी टोटल नेट स्ट्रेस 0 होगी। यानी तो हम इसको लिख सकते हैं कि 4c अपॉन गामा रूट के जो होगा वो हमारी क्रिटिकल डेप्थ होगी जिस पर हम एक्सकवेशन कर सकते हैं। उस पर हमें बिना कोई लेटरल सपोर्ट के हम हमारा जो कट है वो वर्टिकल रहेगा। तो यहाँ पे HC की वैल्यू दी हुई है 8.1। ठीक है, K की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, वो हमारी 1 हो जाएगी। तो यहां से C की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 45 तो हमारा 45.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि अगर जो भी रिवेट्स है हमारे, दे आर सब्जेक्टेड टू कंबाइंड स्ट्रेसेस, और वो स्ट्रेसेस कौन सी हैं, वो हमारी शियर है और हमारी टेंसाइल स्ट्रेसेस है। अगर दोनों एक साथ एक्ट कर रही हैं तो IS 800 1984 कहता है कि आपको एक इंटरैक्शन इक्वेशन से स्ट्रेसेस के कॉम्बिनेशन को चेक करना है, और वो इंटरैक्शन इक्वेशन है हमारी ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद आते हैं 2 सॉइल सैंपल्स हैं जिनका पॉइजन रेशियो का कुछ वैल्यूज दी हैं। एक रेशियो दिया है μ1 अपॉन μ2 और 1 माइनस μ1 अपॉन 1 माइनस μ2 की वैल्यू दी हुई है, और हमें बोला जा रहा है कि जो एक्टिव अर्थ प्रेशर एट रेस्ट है सैंपल 1 और सैंपल 2 के लिए, वो K1 बाई K2 इनका रेशियो क्या होगा ये आपको पता है, दैट इज गिवन बाई μ1 अपॉन μ2 इंटू 1 माइनस μ2 अपॉन 1 माइनस μ1 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर जस्ट आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 1/1.5। ठीक है, तो ये हमारा जो रेशियो हो जाएगा 1 माइनस μ1 की वैल्यू यहां से दी है, तो विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू एंड यू विल गेट करेक्ट आंसर एज 1.7143। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर डिफरेंट लोड और उनके रेस्पेक्टिव IS कोड्स दिए हुए हैं। तो डेड लोड का जो IS कोड का प्रोविजन है IS 875 पार्ट 1 से हमारा डेड लोड रिप्रेजेंट होता है। जो लाइव लोड्स हैं जिसमें इम्पोज लोड्स भी आते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पार्ट 2 एंड 4। ठीक है, तो विंड लोड्स पार्ट 3 के लिए होता है। स्नो लोड जो है वो आपका, ठीक है, तो इम्पोज लोड आप 2 पर कर सकते हैं एंड स्नो लोड्स आप पार्ट 4 से कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। एक्चुअली क्या है, लाइव लोड्स जो है वो हमारे इम्पोज लोड्स और स्नो लोड्स दोनों उसमें ही कैटेगरी में आते हैं। तो पार्ट 2 प्लस पार्ट 4, यानी पार्ट 2 जो है वो इम्पोज लोड के लिए है और पार्ट 4 हमारा स्नो लोड्स के लिए है। यूनिफॉर्म स्फेरिकल पार्टिकल्स के लिए जो सैंड है उनमें लूजेस्ट स्टेट पे हमारा जो वॉइड रेशियो निकल कर आता है 0.91 आता है, और डेंसेस्ट स्टेट में हमारा जो वॉइड रेशियो आता है वो 0.35 आता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो 0.91 होगा। और डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर जब हम करते हैं तो जो लोड्स हमारे सेकेंडरी इफेक्ट्स की वजह से जनरेट हो रहे हैं, जो कि हमें बिल्डिंग्स की डिजाइन में लेना है, वो आपके होंगे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो कि टेम्परेचर की वजह से चेंज हो रहा है, ये करेक्ट है। डिफरेंशियल सेटलमेंट भी हमारे सेकेंडरी इफेक्ट्स में आते हैं, इसेंट्रिक कनेक्शंस भी सेकेंडरी इफेक्ट में आते हैं। एक्सीडेंट लोड्स दे आर ट्रीटेड अंडर सेपरेट हेड्स। ठीक है, एक्सीडेंटल लोड जैसे सपोज किसी भी स्ट्रक्चर के सराउंडिंग में कोई ब्लास्ट हो गया ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ, तो उस चीज को कैटर करने के लिए हमारे एक्सीडेंटल लोड अलग कैटेगरी के लोड्स होते हैं। तो 1, 2 और 4 जो हमारे करेक्ट आंसर होंगे वो ऑप्शन सी होगा।
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन सीपेज वेलोसिटी, यानी वीएस आपने पढ़ रखा है, तो वीएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के आई बाई एन आता है हमारा। तो के बाई एन को आप लिख सकते हो के पी, इसमें एन जो है पोरोसिटी है, के इज द हमारी परमेबिलिटी है, ठीक है, जिसे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी बोलते हैं। तो आप इसे ये बोल सकते हैं के पी इज दी कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन। इसका रेफरेंस भी आपको गुप्ता वेंकटरमैया की बुक में मिल जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। प्राइम फोर्सेस, ये भी रिसेंटली मैंने अपना जो लास्ट टेस्ट था यूपीपीएससी 10th टेस्ट, उसमें क्वेश्चन दिया था, लकीली ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो प्राइम फोर्सेस हैं वो हमारी टेंसाइल नेचर की फोर्सेस होती हैं विच आर जनरेटेड ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट कनेक्टेड पार्ट्स। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्दर 25 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं जिसपे आपको डाउट लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।